हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 2021 के एक्सीलेंस स्कूल में आए हुए 2021 का जो सॉल्यूशन है वो कराने वाला हूँ सोल्ड पेपर का। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। तो हिंदी में देखते हैं पहला हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध। तो सिंगार हमारा सही है, सिंगार सही लिखा हुआ है। सौहार्द भी सही लिखा हुआ है, ईर्ष्या भी सही लिखा हुआ है। आशीर्वाद को किस प्रकार से लिखते हैं? आ सी र रा आता है कहाँ पे बेटा? वाह के ऊपर आएगा। आशीर्वाद, क्या? आशीर्वाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ये अशुद्ध है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ओमकारेश्वर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो आपको याद रखना है ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। आपको याद रखना है ओमकारेश्वर जो मंदिर है वो खंडवा जिले में है और नर्मदा नदी के मध्य बीच में मांदेता और शिवपुरी नामक द्वीप पर ये स्थित है। ठीक है, तो नदी कौन सी पड़ेगी आपकी? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा नदी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नव सब तो सर जिस माह में आता है उसका नाम क्या है? तो वो आता है आपका चैत्र माह में। कहाँ पर? चैत्र माह में आता है, ये ध्यान रखना। नंदन नंदन बन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। क्या की जा रही है? तुलना। समानता है, फूल की तुलना किससे की जा रही है? नंदन वन से। किससे बेटा? नंदन वन से की जा रही है। तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। जब भी दो चीजों में समानता बताई जाती है, समानता यानी कंपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाएगा। जब भी कंपेयर किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है वहां पर उपमा अलंकार होता है। और जहां वर्ण रिपीट होगा आपका, वर्ण, जहां वर्ण की आवृत्ति होती है, जहां वर्ण की आवृत्ति होगी वहां आपका अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अनुप्रास अलंकार होने वाला है वहां आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा। अरे भूकंप आ गया। क्या? अरे भूकंप आ गया। अब ये जो सिंबल आप देख रहे हैं अरे, ये पहचान किसका है भैया? विस्मयादि सूचक का है। किसका? विस्मयादि सूचक का। तो ये जो आपका जो वाक्य हो जाएगा वो किस प्रकार का वाक्य है? विस्मयादि सूचक है। नकारात्मक में हमेशा नेगेटिव बात नहीं वगैरह बोला जाएगा। क्या? नहीं वगैरह बोला जाएगा। आदि इसका मतलब जाओ, ऐसे सेंटेंस आएंगे। वहां जाओ, ऐसे सेंटेंस आते हैं। संकेत यहाँ आपको संकेत किया जाएगा, यहाँ बोला जाएगा, वहां बोला जाए, तो इसका मतलब होता है संकेत किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है। नेक्स्ट, कौन सी जोड़ी मेल नहीं खाती? उचित अनुचित दोनों आपस में अपोजिट हैं। अपेक्षा उपेक्षा भी आपस में अपोजिट हैं। विजय पराजय भी आपस में अपोजिट हैं। लेकिन लालन पालन, लालन पालन समानार्थी हैं। कैसे? समानार्थी। बाकी सारे क्या है? तीनों के तीनों विलोम शब्द हैं आपके। नेक्स्ट, अधिनायक। अधिनायक में आपको उपसर्ग ढूंढना है, तो अधि क्या होगा इसका? अधि आपका क्या हो जाएगा? अधि आपका उपसर्ग होगा। जगन्नाथ में किस प्रकार की संधि है? तो इसको हम लिखते हैं जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ। यहाँ पे हम देखते हैं ये आपका एक क्या है? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। जो ता है वो आपका व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। और इसी कारण ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से है? तो मीराबाई जो थी ना हमारी, मीराबाई का संबंध कहाँ से है? आपका राजस्थान से है। नेक्स्ट, ता से बनने वाला प्रत्यय बताइए। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो पीछे लगता है। कहाँ लगता है? पीछे लगेगा आपका। ठीक है, कर्मठता, इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्मठता। कर्मठता, कर्मठ एक शब्द होता है जिसमें पीछे ता जुड़ा हुआ है, प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर माता ही एक शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा। पिता भी एक शब्द होता है, छाता भी एक क्या होता है? शब्द होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया अनल अनिल शब्द युग्मक के सही अर्थ हैं। अनल और अनिल, अनल और अनिल आपको बताना है। देखिए, अनल हम किसको कहते हैं? आग को कहते हैं। और अनिल हम हवा को कहते हैं। किसको? हवा को कहते हैं। तो आग और हवा, आग और हवा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, वन का पर्यायवाची नहीं है। वन का पर्यायवाची एक्चुअली आपको पता है अरण्य पर्यायवाची होता है। किसका? वन का। कानन भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, विपिन भी पर्यायवाची होता है। तो जम्बुक नहीं होता। क्या नहीं होता? जम्बुक। क्योंकि जो जम्बुक जो है वो किसका होता है? जमुन और गीदड़, इसके पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखना आपको। बृहद का आश्रय क्या होता है? तो पशुओं का समूह। क्या? सॉरी, पशुओं का नहीं, ये पक्षियों का समूह होता है। किसका? पक्षियों का समूह होगा। ठीक है, कुंडलियां छंद किस प्रकार छंद से मिलकर बनती हैं? तो कुंडलियां आपको ध्यान रखना है दोहा और रोला। दोहा प्लस रोला, जो आपकी कुंडलियां होती हैं वो दोहा प्लस रोला, दोहा प्लस रोला दोनों से मिलकर बनती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको छंद से रिलेटेड जितनी भी मात्रा वाले क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन कर लेना है आपको। ठीक है,
महाअजय संसार रिपु जीती सकई सोबीर पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखी गई हैं? ठीक है, किस द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है ये? जिसने रामचरितमानस लिखी थी। ठीक है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस, उसी से ली गई ये पंक्तियां हैं आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट स्प्लिट वर्ड। तो आपको करेक्ट इसमें स्पेलिंग वर्ड बताना है। करेक्ट स्पेलिंग वर्ड क्या होगा आपका? तो यहाँ बिलीव गलत लिखा हुआ है, आपको पता है बिलीव की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे एचिव हमारा सही है, एचिव एचिव सही है नहीं, एचिव भी गलत है आपका। रिसीव आपका सही होगा, रिसीव आपका इसमें सही वर्ड होगा। एलिफेंट कैसे साउंड, एलिफेंट का जो साउंड होता है वो ट्रम्पेट होता है। क्या होता है? ट्रम्पेट होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें दिया जा रहा है चॉइस द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है बेंट। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है तो वो कौन से टेंस में लगती है? आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगती है, आपको ये ध्यान रखना है। राम किल्ड रावण, तो राम किल्ड रावण का क्या हो जाएगा? रावण को सबसे पहले लिखेंगे हम, रावण हो जाएगा। ठीक है, और जब सेकंड फॉर्म लिखी होती है तो मैंने आपको बताया था इसको हम वाज में कन्वर्ट कर लेंगे, वाज किल्ड, वाज किल्ड। और किसके द्वारा मारा जा रहा है? वाय राम, वाय राम। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, बिहेवियर दैट शो हाई मोरल स्टैंडर्ड इज कूल, तो उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, आपका वर्चुअल हो जाएगा। नेक्स्ट माई डैडेस ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर होगा, क्या होगा? एल्डर ब्रदर होता है तो यहाँ पे एल्डर आ जाएगा, और एल्डर यानी बड़ा है तो वो ओल्डर होगा। क्या हो जाएगा? ओल्डर देन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओल्डर देन मी। ठीक है, जो मेरा बड़ा भाई है मुझसे बड़ा है। ठीक है, द वेदर रिपोर्ट से इट रेन मे टूडे, तो भैया बरसात हो सकती है, संभावना है। जब भी प्रोबेबिलिटी रिपोर्ट, जब कोई रिपोर्ट आती है और प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है तो हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करते हैं। द राइमिंग वर्ड हाई, हाई हाई, हाई से हाई जैसा प्रोनाउंसिएशन होने वाला शब्द बताना है आपको। टीन नहीं मैच कर रहा है, बीन नहीं कर रहा है, टाई, इसको हम टाई बोलते हैं और इसको हाई, तो एक जैसे वर्ड मींस इनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, इसलिए आपका टाई हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है राइमिंग वर्ड वो वर्ड होते हैं जो जिनकी स्पेलिंग जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, ऑटमर, आपको ऑटमर से करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ऑटमर से कौन सा जो वर्ड है कौन सा सही बन सकता है हमारा, वो आपको देखना है। तो इससे हमारा मेंटोर बन जाएगा। क्या हो जाएगा? मेंटोर। आपको पता है मैं गॉड गॉड ब्लेस यू बोलते हैं, तो इसका आंसर आपका मैं गॉड ब्लेस यू हो जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड जाया इज डांसिंग। यहाँ पर आप याद रखना जब भी यहाँ पे पास्ट डी आया तो ये अंदर वाला टेंस आपका चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा, ये भी पास्ट में कन्वर्ट होगा। किसमें? पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट वाला सही होगा, ही सेड। इसको हटाकर हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, जाया, और इसको पास्ट में चेंज कर देंगे तो वॉज डांसिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, गिव द प्लूरल ऑफ डियर। डियर का प्लूरल क्या होता है? तो डियर का प्लूरल आपको ध्यान रखना है। डियर का प्लूरल क्या होता है बेटा? डियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डियर्स हो जाएगा, डियर ही होता है वैसे तो। ठीक है, डियर का क्या हो जाएगा? डियर्स हो जाएगा आपका। ठीक है, देयर इज नॉट, देयर इज नॉट दैट डेस वाटर इन द बकेट, तो बकेट में पानी नहीं है, तो ज्यादा पानी नहीं है तो मच वाटर आएगा। क्या आएगा? मच वाटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एड वर्ब, तो इसमें हमको एड वर्ब बतानी है जो वर्ब की भी क्या बताया है, जो वर्ब की भी क्या बताया? खासियत बताया, जो वर्ब की खासियत होता है। तो ब्यूटी, क्या हो जाएगा? ब्यूटी। नेक्स्ट हमारा द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ स्टेबल, स्टेबल। ठीक है, स्टेबल का मतलब होता है थोड़ा पुराना, तो इसका जो आपका एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका फ्रेश हो जाएगा। पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं हमारा जो प्राकृतिक यानी नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट होता है ना, तो नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? हमारा चंद्रमा है। नेक्स्ट, बेल पद्धति किन व्यक्तियों के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो ये आपको याद रखना है जो देख नहीं सकते हैं व्यक्ति। क्या? जो देख नहीं सकते हैं, तो देखना यहाँ तच्छु का मतलब क्या होता है? जो आंख होता है। क्या होता है? आंख से जो, क्या बेटा, जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता उन लोगों के लिए ये वाली पद्धति होती है। तो देखिए बेल पद्धति तक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए उपयोग में लाई जाती है जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग अक्षरों और संख्या और ब्रह्म चिन्हों को दर्शाया जाता है जिससे नेत्रहीन उनको उनकी सहायता से पढ़ सकते हैं। ठीक है बेटा, उनको टच करके पढ़ सकते हैं। हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, और जो बुध है हमारा, बुध, बुध हमारा सबसे छोटा ग्रह है। क्या है? सबसे छोटा ग्रह बुध।
और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। यहाँ मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है। इसका हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ है, जो सौर मंडल के समस्त ग्रहों से सम्मिलित 2.5 गुना द्रव्यमान वाला है। ठीक है, यानी कि 2.5 गुना बड़ा है ये। सूर्य का प्रकाश कितने तरंगों में होता है भैया? प्रकाश की जो लाइट होती है वो 7 रंगों में होती है। ठीक है, 7 रंगों में बटी होती है, जिसमें आपका बैगनी रंग होता है, जामुनी रंग, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल रंग सामान्य होते हैं। कौन सा ग्रह भौर तारा कहलाता है? तो शुक्र ग्रह को हम क्या कहते हैं? शुक्र जो आपका वीनस प्लेनेट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? आपका भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा? भंगुरता नहीं पाया जाता, ये टूटेगा नहीं। यानी कि आपको याद रखना है, चमकती हैं मेटल आपकी जो शाइनिंग करती हैं, डुक्टिलिटी होती है, कंडक्टिव होती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन भंगुरता नहीं पाई जाती इनमें, यानी कि ये टूटती नहीं है कभी भी। ठीक है, तारों की दूरियां किस में नापी जाती हैं? तो प्रकाश ईयर में नापी जाती हैं। छोटी छोटी जो दूरी होती है वो मीटर में नाप लेते हैं हम, और डिस्टेंस को हम किलोमीटर में नाप लेते हैं। लेकिन जो आपका जो लाइट ईयर, जो तारों की दूरी होती है, वो आपके प्रकाश वर्ष लाइट ईयर में नापा जाता है। इस चीज का आपको याद रखना है। सूर्य की असमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय, आपका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या? नाभिकीय संलयन, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु का उपयोग खाद्य सामग्री को लिपटने के लिए किया जाता है? तो एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। किसका? एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, सदैव बराबर होगा आपका। ठीक है, ये देखिए, ये आपका इंसिडेंट एंगल है और ये आपका रिफ्लेक्टिव एंगल है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत तो बताइए। नवीनीकरण का मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। क्या? जो कभी भी खत्म नहीं हो। तो कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है हमारा। पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, एलपीजी खत्म हो सकता है, लेकिन सौर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। विद्युत विभव, विद्युत विभव का आपको ऐसा ही मात्रक बताना है। तो एम्पियर किसका होता है? करंट का होता है, विद्युत का होता है। वॉट जो होता है ना, वॉट हमारा वोल्टेज का होता है, वोल्टेज। और ओम जो होता है वो हमारा रेसिस्टेंस का होता है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध का होता है। तो बाकी जो बचा वो हमारा विद्युत विभव का होगा। तो वोल्ट हमारा आंसर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना, टंगस्टन का बनाया जाता है। टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण इसको अपन किस में यूज करते हैं? हम बल्ब जो होता है, बल्ब के तंतु में इसका उपयोग किया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक कहाँ घूमेगी, है ना? तो जब भी हम स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण, नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ साउथ दो पोल होते हैं चुंबक में, नॉर्थ और साउथ। जो आपकी मैग्नेट होती है, मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और ये हमेशा उसी दिशा में क्या करती है? घूमती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, एक धातु का गोला दो समांतर दर्पणों के मध्य रखा है। दो समांतर मध्य, जब भी समांतर दर्पण यानी जब भी हम पैरेलल मिरर रखते हैं और इसके बीच में कोई भी इमेज रखेंगे तो यहाँ ध्यान रखना आप अनंत, यानी कि आपके बहुत ज्यादा इमेज बनेंगी। क्या बनेंगी? इनडेफिनिटली इमेज बनेंगी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किस तत्व का नाम संस्कृत भाषा से लिया गया है? तो तामा जो शब्द है, तामा, तामा हमारा एक संस्कृत वर्ड है। कैसा है? संस्कृत का वर्ड है आपका, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, हैजा रोग, हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग आपको ध्यान रखना है, ये जीवाणुओं के कारण होता है। किसके? जीवाणुओं के कारण होगा आपका। हैजा रोग जो होता है हमारा बेवलियो कैलोरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, ये ध्यान रखना है आपको। बेवलियो कैलोरी नामक जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। इसका मुख्य कारण दूषित भोजन या पानी होता है, जो कि मैंने आपको एनवायरमेंट में पढ़ाया था बहुत ही अच्छी तरीके से। सौर मंडल में टोटल प्लेनेट कितने हैं? जो 8 हैं। पहले एक और था प्लूटो। क्या था? प्लूटो। ये कब की बात है? 2008 2006 से पहले 9 प्लेनेट थे आपके। कितने? 9 प्लेनेट थे। न्यूटन की खोज की किसने की? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टा का मतलब थॉमसन, थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। पा का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। ठीक है, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। किसने? चैडविक। तो चैडविक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी खोज कब की गई थी? 1932 में की गई थी। ठीक है, और इसका जो द्रव्यमान होता है, इसका जो वजन होता है 1.6749 10⁻24 होता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं? माइक्रोकोन्ड्रिया को कहते हैं। किसको? माइक्रोकोन्ड्रिया को। माइक्रोकोन्ड्रिया को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? हमारी बॉडी से ग्लूकोज लेता है। क्या लेता है? ग्लूकोज लेता है, कार्बोहाइड्रेट लेता है, और उसके साथ में ऑक्सीजन को मिलाता है और हमें क्या प्रोड्यूस करके देता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी। इसलिए इसको ऊर्जा ग्रह भी कहा जाता है। लाइवोसोम को
लाइबोसोम को क्या कहा जाता है? आपके लाइबोसोम को ध्यान रखना सुसाइड बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और गोल्जी बॉडी को आपको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। मैंने सभी के नाम बता दिए आपको। किस खेल को मध्य प्रदेश का राजकीय खेल माना जाता है? तो मलखम। मलखम को ये 2013 को इसको घोषित किया गया था, ये राजकीय खेल माना जाता है। किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा माना जाता है? तो बेतवा नदी को क्या माना जाता है? मध्य प्रदेश की गंगा नदी माना जाता है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, इस चीज का ध्यान रखना है। चचाई जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? तो चचाई जो जलप्रपात है वो हमारा ऑप्शन नंबर बिहड़ नदी पे बना हुआ है। ठीक है। जहाज महल कहां पर है? तो जहाज महल आपको याद रखना है, जहाज महल आपका मांडू में है। ठीक है, मांडव भी बोलते हैं इसको, मांडू भी बोलते हैं। ठीक है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने, राजा राम राय मोहन जी ने की थी। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा मोहन राय ने की थी। राजा मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का पिता भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में खोजी हुई बुंदेली हीरा खदान यानी बक्सावान भी इसका नाम है, कौन से जिले में है? तो आपको याद रखना है छतरपुर में। कहा? छतरपुर में। ठीक है। और यहाँ अच्छी क्वालिटी के जेम क्वालिटी के हीरे खदान पाई जाते हैं। ठीक है। राजा भोज का संबंध किससे? तो आपको याद रखना है परमार वंश से। किससे? परमार वंश से है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत योजना किस जिले में है? तो आपको याद रखना है ये आपका सिंगाजी जल प्रताप परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में है। कहां पर? खंडवा जिले में है। धुआंधार जल प्रताप कहां पर स्थित है? तो धुआंधार जल प्रताप जो है हमारा जबलपुर में। कहा? जबलपुर में। तो धुआंधार जल प्रताप मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और इस जल प्रताप को यूनेस्को द्वारा 20 मई 2021 को विश्व धरोहर के रूप में भी क्या कर लिया गया है? सम्मिलित कर लिया गया है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपसे पेपर की दृष्टि से। ठीक है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर को बोला जाता है। ये सबसे स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश का। आपको ये भी याद रखना, सबसे स्वच्छ शहर है आपका। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्रिकेट मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो सभी को पता है। ठीक है। इसका नरेंद्र हिरवनी, क्या नरेंद्र हिरवनी का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है, क्योंकि सदैव मध्य प्रदेश राज्य की तरफ से क्रिकेट खेलते रहे हैं आपके। ठीक है। हमारे ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर के मार्ग नाम से एक मार्ग भी है ग्वालियर में। कहां पर? ग्वालियर में। ये भी आपको याद रखना है, ग्वालियर में सचिन के नाम से क्या है? एक मार्ग भी है, रोड भी बनाई गई। निवाड़ का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तो निवाड़ का जो नृत्य है वो है गणगौर। मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? तो जो आपकी भील जनजाति है। क्या है? भील जनजाति। ठीक है। मध्य प्रदेश की भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। भील जनजाति की दृष्टि से भारत की दूसरी जनजाति है जो सबसे बड़ी जनजाति है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस भाग से गुजरती है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्यम भाग से गुजरती है। कहां से? मध्यम भाग से गुजरती है। ये चीज ध्यान रखना है आपको। मध्य प्रदेश का गठन कब बनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। और पूना गठन कब हुआ था? 1 नवंबर को ही माना, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। ये पूना गठन हुआ था इसका। बैक्टीरिया एंड फंगी, बैक्टीरिया और फंगी यानी कि जीवाणु और कवक क्या है? तो जीवाणु और कवक आपको पता है अपघटक होते हैं, डीकंपोजर होते हैं, डीकंपोजर होते हैं। ठीक है। पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना, इसको भूपट कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपट कहते हैं। और जो सबसे नीचे की जो सतह होती है, सबसे जो सेंटर की सतह होती है, इसको क्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोड बोला जाता है। क्रोड से इस बार क्वेश्चन आएगा, इस चीज का आपको याद रखना है। ठीक है। ऊर्जा का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो हमें पता है ऊर्जा सबसे पहले सूरज से कहां पे पहुंचती है बेटा? हरे पौधों पे पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। और सूरज से कहां जाती है? हरे पौधों पे। हरे पौधों से शाकाहारी अपना भोजन बनाते हैं और भोजन फिर मांसाहारी खाते हैं। और मांसाहारियों को कौन खाएगा बेटा? अपघटक खाते हैं, डीकंपोजर खाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारा एनर्जी फ्लो होता रहता है। बंद कमरे में कोयला जलाने पर कमरे में कौन सी दम घुटने वाली गैस, दम घुटने वाली गैस, दम घुट जाएगा, दम घुटने वाली गैस कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको दम घोटू गैस भी कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय किसको जाता है? तो मैंने आपको बताया था टोंसले। ठीक है। तो टोंसले नाम के जो साइंटिस्ट थे उनको इसका नाम जाता है। ठीक है।
और जो गार्डनियर हैं इनको इकोसिस्टम, जो आप अपन पढ़ते हैं ना इकोलॉजी, यानी कि आपका इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का श्रेय किसको जाता है? गार्डनर जी को जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। संतरी रोग का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, घरेलू मधुमक्खियां। इसके कारण बहुत ज्यादा क्या फैलता है बेटा? संक्रमण फैलता है। वनों का पर्यावरणीय लाभ है। तो जब भी आपसे लाभ पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की संतुलन बनाता है, बिल्कुल सही है। तापमान में भी कमी करता है, प्रदूषण में भी कमी करता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस पुस्तक में संकटपन स्पीच का रिकॉर्ड रखा जाता है? तो रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक में। ठीक है। कुनेन नामक दवाई पाई जाती है, तो कुनेन नामक दवाई सिनकोन पौधे में पाई जाती है। कहां पे? सिनकोन, तो सिनकोना। ठीक है, सिनकोन। और यहाँ मलेरिया के रूप में यूज की जाती है। ठीक है। खगोलीय विद्या का वर्णन किस में है? तो आपको याद रखना है, अर्थवेद में भी और यहाँ पर ऋग्वेद में भी इसका देखने को मिलता है। और ऋग्वेद में आपको याद रखना है 10 मंडल है। कितने? 10 मंडल हैं। और सबसे प्राचीन वेद भी है। जो ऋग्वेद की बात करी जाए तो सबसे प्राचीन वेद भी है आपका। और जो सबसे नया वेद है, सबसे न्यू, ठीक है, सबसे न्यू वेद कौन सा है आपका? अर्थवेद है। ठीक है। गायत्री मंत्र का, सामवेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। आपको ये भी याद रखना है। सामवेद के अंदर पृथ्वी की सबसे भारी परत जहां मानव रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल भी कहते हैं इसको। हम जीव मंडल भी कहा जाता है इसको, जीव मंडल भी कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। और जहां पर वायु पाई जाती है वो वायुमंडल है। जहाँ पे आपके बेटा सोलर सिस्टम है वो सौर मंडल है। और जहां पे जल पाया जाता है वो जल मंडल कहलाता है आपका। पृथ्वी के भूपट भाग में पिघलता हुआ चट्टानी पदार्थ ठंडा होकर क्या बन जाता है? तो आपको याद रखना है, आपका कार्यगत सेल और अग्नि सेल दोनों ही बनता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा इसमें। अच्छा, अग्नि से सेल ही बनेगा, क्या केवल चट्टाने बनता है। ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वो भी कितना परसेंट? 78% पाई जाती है। आपको याद रखना है 78%। और जो ऑक्सीजन है वो 21%। ये दोनों गैसों को मिला दिया जाए तो 99% हो जाता है। ठीक है। और ठीक है, बस सबसे ज्यादा 78% आपकी नाइट्रोजन गैस और 21% आपकी ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। इनमें से कौन कौन से जीवों को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो केचुए। केचुए मिट्टी को क्या करते हैं? पोला कर देते हैं। पोला करते हैं मिट्टियों को, पोला। ठीक है। और उसको उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं, इसलिए केचुए क्या होते हैं? किसानों के मित्र होते हैं। भारत के प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक कौन है? ठीक है। तो डॉक्टर सलीम जी। क्या? डॉक्टर सलीम जी भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है। क्या? सलीम जी, सलीम अली। ऑप्शन नंबर बी। ये यहाँ पे अलीम दे दिया है, सलीम की जगह अलीम। ठीक है। इन्हें भारत के वर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण किया तथा पक्षियों की पर पुस्तक लिखी। आपने जो रोबोट रोबोट मूवी है ना, रोबोट मूवी देखी होगी, रोबोट मूवी 2.0, वो भी इन्हीं के ऊपर बनाई गई है। आपको याद रखना है। ठीक है। अब जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स मैंने आपको वैसे करा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको और भी करा देता हूँ मैथमेटिक्स। एक टीवी को 5,000 रुपए में खरीदा है एवं उसे 4,000 रुपए में बेच दिया, तो हानि कितनी हुई? तो देखिए बेटा, यहाँ पर जब 5,000 रुपए में खरीदा है और 1,000 रुपए में बेचा है, तो लॉस कितना हुआ है आपको? 1,000 का लॉस हुआ है। कितने का? 1,000 का लॉस हुआ है। और जितने में खरीदते हैं उसको हमेशा आपको नीचे रखना है, नीचे रखना है। और मल्टीप्लाई परसेंट के लिए क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे बेटा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 से इसको काट देंगे, तो 20% का हमारा लॉस हुआ है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी हैं। पीटी अध्यापक पंक्ति और स्तंभ में खड़ा करते हैं। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो। जब भी बराबर की, देखिए पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर की जाए तो ध्यान रखना है आपको इसका एलसीएम निकाल देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है। क्या निकाल देना है? स्क्वायर रूट निकाल देना है आपको। ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2401 का। आपके देखिए पीछे 1 है तो 1 ही आंसर आएगा। 2 डिजिट को काट दीजिए और एक ऐसा स्क्वायर देखिए जो 24 से बड़ा ना हो, तो वो होता है आपका 4। क्या होगा बेटा? सॉरी, 1 और 9 भी हो सकता है ना पीछे, तो 4 होगा। या तो आंसर इसका 41 हो गया या तो 49। तो आंसर इसका 49 आपका सही हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 49 आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे फैक्टराइज करके भी देख लेना। फैक्टराइज करके इस प्रकार से जब हम देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो आपको पता है 360 डिग्री होता है। और अगर आपको ट्राइंगल का पूछा जाता है, ट्राइंगल का सम कितना होता है? ट्राइंगल के सारे एंगलों का सम कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। क्या है? 66। और उनकी रेशियो कितना दिया गया है इसको? 2:5।
तो हम इसको एक काम करते हैं, इसको पहली वाली डिजिट को 2x मान लेते हैं और दूसरी वाली डिजिट को 5x। और ये बोल रहे हैं जब दोनों में अंतर किया गया तो मैं दोनों में अंतर कर लेता हूँ, कितना आएगा 66। यहाँ 3x किया, यहाँ 66, 3 से हम इसको काट देंगे तो x की वैल्यू आपकी 22 आ गई। x 22 आ गया है तो 2x की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 2x 2 इंटू 66 करके देख 22 तो 44 हो जाएगा। और बड़ी वाली डिजिट 5x है, इसकी जगह हम 22 रखेंगे तो हमारा आंसर 110 आ जाएगा। कितना जाएगा 110, तो वो डिजिट आपकी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको 4608 दिया गया है, यदि उसका आधार आपको 64 दिया गया है तो ऊंचाई बताइए। तो आपको पता है जो पहले हम आपको पैरेललोग्राम के बारे में बता देते हैं। पैरेललोग्राम की बात की जा रही है, इसमें पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। अगर इसकी वैल्यू 50 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, आपकी 50 होगी। और जबकि इसके जो एडजॉइंट एंगल होते हैं इनको हम एडजॉइंट एंगल बोलते हैं। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ये और ये दोनों एडजॉइंट एंगल होते हैं, दोनों का सम 180 होता है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल होते हैं, ये हमेशा इक्वल होते हैं। आमने सामने वाली जो साइड होती है वो बराबर होती है, इसकी ध्यान रखना आप, ठीक है। और इसके जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला आपका हाइट इंटू बेस होता है, हाइट इंटू बेस होता है, ठीक है। तो एरिया इनका 4608 दिया गया है और इसका बेस आपको कितना दिया गया है, 64 दिया गया है। और ऊंचाई पूछिए तो 64 का हम इसमें क्या दे देंगे, डिवाइड देंगे। तो हाइट हमारी आ जाएगी 4608 में हम डिवाइड दे देंगे। 4608 में हम डिवाइड किससे देंगे बेटा, 64 का। जब इसमें हम डिवाइड देंगे तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 72 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए। नेक्स्ट, यदि मोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 10 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद उसकी माँ की आयु, तो इसमें में 5 वर्ष और जोड़ देना है तो x प्लस 15 ईयर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बेटा ये एक्सटर्नल एंगल दिए गए हैं आपको ट्राइंगल के, जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। हमेशा याद रखना 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री में से 125 ये हो गया, 125 ये हो गया, तो 250 तो यही हो गया आपका। इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा थर्ड वाला, तो 0 1 1, तो 110 आपका ये आंसर सही होगा इसका, 110। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बोल रहे हैं 25 विद्यार्थियों की क्लास में 72% मैथ में रुचि लेते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं, मैथ अच्छा लगता है उनको, जबकि कितने परसेंट बच्चों को मैथ अच्छा नहीं लगता है। तो 100% में से जब 72% को माइनस कर दिया जाएगा तो जो रुचि नहीं रखते हैं, जो नॉट इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, उनकी संख्या निकल के आ जाएगी, तो वो होगा 28% आपका। ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दो अंकों की संख्या x और y को अंकों की बुलाने वाली क्रमशः इकाई का अंक, आपको मैं बता दूं जो 2 डिजिट की संख्या होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा 2 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अच्छा, इकाई का अंक को हम वंश डिजिट बोलते हैं, इसको हम टेंस डिजिट बोलते हैं। तो इन्होंने बोला है इकाई का अंक हमारा ये है x और दहाई का अंक हमारा y है, ठीक है। तो हम यहाँ रखते हैं 10 इंटू दहाई का अंक हमें क्या दिया गया है, y दिया गया है, तो y हो जाएगा यहाँ आपका, प्लस इकाई का अंक यानी वंश आपको x दिया गया है, तो ये डिजिट हमारे सामने निकल के आएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट हमें 12,600 रुपए दिए गए हैं, 12,600 रुपीज दिए गए हैं और 2 वर्ष के लिए दिए गए हैं 10% के ब्याज पे। कितने पे, 10% के इंटरेस्ट पे दिया गया है। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, इसका क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका जो है हम किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हम सीआई का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको सीआई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो सीआई का फॉर्मूला होता है आपका प्रिंसिपल ब्रैकेट आपका 1 प्लस आर अपॉन 100 ऊपर टाइम माइनस के 1, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल रखेंगे और रेट हमें 10% दिया गया था, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100, ठीक है। इससे इसको जब हम काट देंगे तो ये 11 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 11, इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो 11 अपॉन 10 और इसका टाइम कितना था 2 ईयर। माइनस 1 करते रहना, आप ध्यान रखना इसका, ठीक है। यहाँ पर जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 121 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 121 आ जाएगा, और लास्ट में जाके आपका आंसर कितना आ जाएगा 2646 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको हम दूसरी टाइप से भी करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए मैं आपको दूसरी टाइप से भी करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, अमाउंट। तो प्रिंसिपल 1 प्लस के रेट अपॉन 100 ऊपर टाइम, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 12,600 है, ठीक है। रेट हमारे पास 10% की है 100,
और टाइम 2 ईयर का है, 12,600, ठीक है। इससे ये कट जाएगा तो ये हमारे पास 11/10, 11/10 दो बार आ जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, डबल जीरो से डबल जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम 12 126 इंटू 121 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला है, तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम। तो 126, ठीक है, इसका इससे करेंगे तो 12 1 2 2 जा 4 और 1 5 कैरी हो जाएगा आपका, और 2 2 जा 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर एक और बार क्रॉस लगाएंगे यहाँ पर 126, एक और बार लिख देंगे, है ना। तो ये आपका 6 4 12 1 कैरी, ये 5 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो कितना आ रहा है आपके पास, 12,406 आ रहा है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा 12,600 रुपये दिए थे, जो आपको दिया गया था, उसको हम इसमें माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 6 4, यहाँ पे 1 कैरी ले लीजिए तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 6 4 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो देखिए, 2 जीरो है पीछे, तो आपका 1 जीरो निकलेगा, इसका क्या हो जाएगा, 1 जीरो आ जाएगा। फिर 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद एक और जीरो आ जाएगा, और 0 1 का क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो डबल जीरो वाला आपको देखना है, पॉइंट के बाद डबल जीरो, तो डबल जीरो इसमें दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हमें फैक्टर निकालना है। अगर आपका एक गुणनखंड x+6 दिया है तो इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो मैं आपको फैक्टर निकालना बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस के 12x प्लस 36 दिया गया है आपको, ठीक है। तो 36 के ऐसे फैक्टर करना है जिससे आपका क्या आ जाए बेटा, 12 आ जाए, प्लस करके कितना आ जाए, प्लस करके 12 आ जाए। तो x+6 और x+6 ही इसके फैक्टर होंगे, है ना। दोनों फैक्टर क्या होंगे, x+6 x+6 होंगे, तो आपका फैक्टर x+6 ही होगा इसका भी। दो सिक्कों को उछालने पर एक शीर्ष आने की प्रायिकता बताइए। दो सिक्कों को जब हम उछालते हैं, दो सिक्कों को उछालेंगे तो क्या मालूम, दोनों हेड हो सकते हैं, हेड टेल हो सकते हैं, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो गई हमारी, 4 हो गई। और जबकि एक शीर्ष पर हेड, शीर्ष यानी कि हेड आने की, एक हेड आने की बताना है आपको, तो एक हेड कहाँ आ रहा है, कम से कम एक हेड। तो यहाँ पर 2 बार हेड आ रहा है, कम से कम एक तो हेड आ रहा है ना इनमें, तो 2 प्रोबेबिलिटी हेड आने की है, और टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 4 है। 2 से जब हम 4 को कैंसिल कर देंगे तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको पता है जब हम 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 5 बार आएगा, तो 2 यहाँ से आ जाएगा, और ये यहाँ से कितना आएगा बेटा, आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2/3 आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने बताया था आपको, जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये आपका 72 है, तो सी वाला एंगल भी आपका कितना होगा, 72 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है इसका, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर होता है। जब मैं इससे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा बेटा, अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ है, हाँ, पहला वाला ऑप्शन सही होगा इसका। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, अपरिमित यानी कि इंडेफिनिटी, इंडेफिनिटी अनंत, अनंत संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, अनंत संख्या है, कभी पता नहीं किया जा सकता कितनी संख्या होंगी। दिए गए विकल्पों में से दो कोण एक दूसरे के समपूरक हैं। समपूरक क्या होता है, समपूरक का मतलब वही है जो 180 डिग्री आपस में जुड़ के बनाए। कितना, 180 डिग्री बनाए। तो इसमें 135 और 45 को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो 180 डिग्री सम हो जाएगा, बाकी किसी का भी सम 180 नहीं है, ठीक है। और पूरक, पूरक का मतलब होता है पूरक, अगर पूरक तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है, पूरक 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर 90 डिग्री का राइट एंगल पूछ रहा है, राइट एंगल तो 90 डिग्री होगा आपका। कंप्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है तो आपका 180 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक वॉशिंग मशीन आपको 21,000 रुपए में खरीदी गई है, 8% वार्षिक दर से इसका मूल्य। अच्छा, इसमें आपको क्या कर देना है, 21% का आपको 8% आपका लॉस हो रहा है पर एक साल में, ना। तो अब एक साल बाद इसकी जो रेट हो जाएगी वो 92% रह जाएगा। कितना, 92% एक साल बाद। तो इसका ये, इससे इसको काट दीजिए और इसका आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर में आप ध्यान रखना, पीछे तो जीरो आने ही है, फिर 2 का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा आपका। कितना आएगा, 2 2। तो पीछे 2 कहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बिना सॉल्व करे भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए, यहाँ हमको 3x √4 इक्वल 11 दिया गया है। 3x की जगह 3x आएगा। ये स्क्वायर रूट किसका होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता है 11,
इसको हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे 2 को जब इधर शिफ्ट करते हैं हम तो माइनस हो जाएगा, 9 आ जाएगा आपका आंसर 3x। 3x से हम 9 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। इस तरीके से आपका 2021 का जो पेपर था, 2021 का जो सोल्ड पेपर था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिए। और आप एक चीज का ध्यान रखना कि आप 2023 से लेके 2016 तक के अगर सोल्ड पेपर लगा लेते हैं तो इसमें से लगभग 60 से 70% आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 60 से 70% क्वेश्चन आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।